नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर आपके लिए हम यहाँ पर बाल विकास के 150 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने का मतलब जो आपके विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दिया जा रहा है, इतने समय में आप प्रश्न कर लेते हैं। तो इन 150 प्रश्न की आपको प्रैक्टिस करना है। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, उसी टाइम में आपको कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। कॉपी रख लीजिएगा सामने, उसमें भी आंसर लिख लीजिएगा। जब 150 प्रश्न पूरे हो जाए तो जोड़ लीजिएगा कि आपके नंबर कितने हुए, कितने सही निकले हैं ना 150 प्रश्नों में। तो शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि और इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं ना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, स्थूल क्रियात्मक कौशल कौन सा? स्थूल क्रियात्मक कौशल के बारे में पूछा गया है। लिखना है, चित्रकारी है, चलना है या पकड़ना है। किसी भी प्रकार का कुछ भी यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा, है ना। प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा। क्या आएगा आपका यहाँ पर? देखिए, स्थूल के बारे में पूछा गया है तो चलना क्या है? स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। जो विकास में निश्चित क्रम सिर से पांव तक पाया जाता है, धड़ से कमर तक, कमर से पांव तक, या फिर पांव से सिर तक। याद रखिएगा, विकास का जो निश्चित क्रम शुरू होता है वो सिर से शुरू होता है। कहां से? सिर से, है ना। तो सिर से पांव तक चलता है। कहां तक चलता है? सिर से पांव तक। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, विकास के निर्धारक तत्व है। यहां पर विकास का निर्धारक तत्व पूछा गया है। क्या है? माता पिता का स्वास्थ्य है, माता पिता का शैक्षणिक स्तर है, परिवार का सामाजिक संबंध है, या फिर परिपक्वता का एवं सीखना है। परिपक्वता एवं सीखना है, क्या है? तो देखिए, यहाँ पर विकास का जो निर्धारित तत्व, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें शैक्षणिक स्तर से कोई महत्व नहीं होता है ज्यादा, है ना। सामाजिक संबंध से नहीं होता, परिपक्वता एवं सीखना से होता है। विकास का जो निर्धारक तत्व माना गया है वो परिपक्वता एवं सीखना माना गया है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। दौड़ना एवं चलना निम्नलिखित में से संबंधित है। पांव का क्रियात्मक कौशल से है, हाथों का क्रियात्मक कौशल से है, धड़ का क्रियात्मक कौशल से है। ये क्रियात्मक लिखा हुआ है ना, एक ही शब्द है। या फिर शारीरिक विकास से। किससे? दौड़ना एवं चलना किससे संबंधित रखता है? तो ये आपका पांव का है। सरल सिंपल सा प्रश्न है ना। पांव का क्रियात्मक कौशल है, पांव से आप दौड़ते हैं, चलते हैं, चढ़ते भी हैं, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के क्या है? अंतर संबंधित और अंतः निर्भर है, विपरीत है, समान है, या फिर अलग अलग है। सरल सा प्रश्न है। यहाँ पर जो वृद्धि एवं विकास क्या है? एक दूसरे के अंतर संबंधित और अंतः निर्भर है ना। तो यहाँ पर क्या सही होगा आपका? पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। प्रश्न जो बाल विकास के पूछे थे वो ज्यादा इतने टफ नहीं पूछे थे, सरल से प्रश्न थे, है ना। यदि प्रश्न पढ़ा, 4 विकल्प पढ़ा तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप जुगाड़ करके भी उसका आंसर पता कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास के, है ना। जो ऑनलाइन आपकी एग्जाम हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा होता है? जो भ्रूण होता है वो नाभि नाल से जुड़ा होता है, अपरा से, रक्त कोशिकाएं से, या फिर रक्त धमनी से। याद रखिएगा, इस प्रश्न में थोड़ा सा आप गलत करेंगे। हम सब जो बच्चे ज्यादातर जो गलती करेंगे नाभिनाल से की गलती करेंगे, लेकिन भ्रूण के बारे में पूछा गया है तो भ्रूण जो है ये अपरा की सहायता से मां के शरीर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला विकल्प होगा ये सही होगा, पहला वाला नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु से होता है? 2 वर्ष की, 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, या फिर 21 वर्ष की। 7वां प्रश्न, आंसर क्या होगा? फटाफट करना है ना, ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा यहाँ पर। 7वें का आंसर होगा 5 वर्ष। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, है ना। काफी बार पूछा गया। मस्तिष्क का 75% जो विकास है वो 5 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। अगला प्रश्न, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है आंख एवं हाथ का समन्वय से सीखता है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, मांसपेशियों से। ना तो सामाजिक से, ना शारीरिक से, ना मांसपेशियों से। सिंपल सा प्रश्न है। चम्मच जो पकड़ने की क्रिया है वो बालक आंख एवं हाथ के समन्वय से करता है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, परंतु प्रतिरूप का रिक्त स्थान अनुसरण करते हैं, अव्यवस्थित अनुसरण करते हैं, प्रत्याशित या फिर अनुक्रमित एवं व्यवस्थित, या फिर पैर से सिर तक। विकास की जो गति होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से में भिन्न होती है, लेकिन यहां पर पूछा गया परंतु प्रतिरूप का जो अनुसरण करते वो क्या करते, किसका करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो अनुक्रमित एवं व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रमित एवं व्यवस्थित अनुसरण करते हैं। तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को रिक्त स्थान आवश्यक है? क्या है? स्किनर, फ्रोबेल, चॉम्स्की, या फिर पियाजे। किसके द्वारा कहा गया है कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है? ये किसके द्वारा कहा गया है? सही आंसर होगा ये फ्रोबेल के द्वारा कहा गया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? ज्यादातर भाषा अर्जन जहां पर आ जाए आंसर आपका क्या होगा? पहले 4 विकल्प पढ़ देता हूं। चोम्स्की है, वाइगोत्स्की, फ्रायड या फिर पियाजे। जहां पर भाषा अर्जन आ जाए यहां पर 90% जो आंसर होंगे आपके चोम्स्की ही होंगे, है ना। ये प्रश्न की बात नहीं कर रहे, सिद्धांत तो चोम्स्की ही द्वारा दिया गया है, लेकिन भाषा अर्जन से और कोई प्रश्न पूछ ले, है ना, या आपसे कथन पूछ ले तो चोम्स्की, यदि उन चारों विकल्पों में से आपको किसी के बारे में पता नहीं है तो चोम्स्की आप लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका 90% चांस से निकलेगा। याद है तो आप करेक्ट कर सकते हैं ना, नहीं याद है उस स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो पहला यहां पर करेक्ट होगा आपका। बलबलाना किर्गिस्तान आयु में प्रारंभ होता है भैया 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में या फिर 12 महीने में। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, तो कुछ प्रश्न उसमें आपको मिल जाएंगे जिसमें 30 प्रश्न मैंने रखे थे और उनको समझाया भी था। यदि वो वीडियो देख लिया तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। तो 12वें का आंसर होगा आपका 2 महीने। बलबलाने की जो क्रिया है, जो आयु है, वो 2 महीने में ही प्रारंभ कर देता है बच्चा। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बलबलाने की क्रिया में प्रथम रिक्त स्थान होता है। पहले तो हमने जाना कि 2 महीने में जो बच्चा है वो बलबलाने लग जाता है, लेकिन जो प्रथम क्रिया होती वो क्या होती, क्या निकालता बच्चा? स्वर, व्यंजन, शब्द या फिर वाक्य। तो 2 महीने की बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 13 का स्वर। याद रखिएगा वो किसका उच्चारण करेगा? स्वर का उच्चारण करेगा, है ना। याद रखिएगा 2 महीने का बच्चा स्वर का ही करेगा, है ना तो शब्द का करेगा, ना वाक्य का, वो ना ही व्यंजन का। पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा भैया उसको? अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है तो अधिक, देखिए अमीर और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता अधिगम को, है ना। 2 विकल्प है, इसमें देख लेते हैं। किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है तो गरीब का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसे किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंपल सा प्रश्न है, तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता या फिर पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। देखिए उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक पूछा गया है, कौन सा नहीं है, है ना। तो लिंग में विभिन्नता नहीं, है ना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। हर प्रश्न को जल्दबाजी में आपको सही नहीं करना है ना। क्या पूछा गया है? पॉजिटिव पूछा गया है या फिर नेगेटिव पूछा गया? तो यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, ये विशेषकर ध्यान देना है। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं और जब 1-2 नंबर से रह जाते तब इन प्रश्नों की याद आती है कि वो प्रश्न में सही से पढ़ लेता तो मैं आज पास हो जाता, है ना। तो समय लेके, है ना, समय भी आपको जो समय रहेगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है, यानी कि उसी समय में आपको उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है और उनका आंसर भी आपको अच्छे से लगा लेना है ना। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम रहेगा? जब बच्चा सीखता है, त्रुटियां करता है, उसके संबंध में आपको बताना है कि विद्यार्थी को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। भाई त्रुटियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। पहले तीनों विकल्प पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती, भैया ऐसा नहीं है। त्रुटियां तो होगी ही यदि उसको सीखना है तो, है ना। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है तो कभी कभी क्या उसको, यदि वो सीखेगा तो हर बार त्रुटियां करेगा, है ना। जब ऐसा नहीं है कि मन होगा तो त्रुटियां करेगा, कभी भी उससे त्रुटियां हो सकती है। तो त्रुटियां क्या है? अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सीखने का एक भाग है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन को सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि, यहां पर देखिए एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है ये पूछी गई है। प्रक्षेपी विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है या फिर समाज मिति विधि है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, यदि उन वीडियो को देख लेंगे तो ये सारी जो विधियां हैं सारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। राइट आंसर होगा आपका प्रश्नावली विधि। याद रखिएगा व्यक्तित्व के मापन की जो सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि होगी वो प्रश्नावली विधि होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि, देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि पूछ ली गई, क्या होगी? निर्धारण मापनी होगी, अवलोकन, साक्षात्कार या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ पर बहुत सारी प्रक्षेपी विधि होती भैया, है ना, एक नहीं होती, इनकी भी विधियां होती और भी विधियां होती इनके अंतर्गत। तो ये वीडियो मैं प्रॉपर्ली बना चुका हूं, यदि नहीं देखा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 18वें का जो आंसर होगा वो होगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यह आपका व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आएगा। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? पर्यावरण व परिवेश से संबंधित कौन सा कारक नहीं है? साथियों के समूह, समुदाय, परिवार या फिर भावनाएं। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर साथियों का समूह पर्यावरण परिवेश से, समुदाय भी परिवार, भावनाएं नहीं होती है ना। भावनाएं
सब ये पर्यावरण और परिवेश से संबंधित नहीं होती, स्वयं के अंतर्गत आती है ना। तो यहां पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं, है ना, उन्हें आज्ञाकारी बनाए, उन्हें दोस्त बनाने में मदद करे या फिर स्कूल के शिष्टाचार सीखे। क्या है 20वें का आंसर? देखिए यहां पर बच्चों की सीखने के तंत्र को समझना क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं। पहला वाला विकल्प आपका यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। यहां रिक्त स्थान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उसके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। किससे होती है भाई? बैठने के माध्यम से होती है, सोने के माध्यम से सीख रहा हूं या फिर चलने। सिंपल सा प्रश्न, क्या बैठने से होगा भैया कार्य में वृद्धि? नहीं होगी। सोने से होगा? नहीं होगी। चलने से होगा? नहीं होगी। सीखने से होगी। सीख रहा हूं के माध्यम से मनुष्य की क्षमता और उसके वातावरण के कार्य जो होंगे उसकी क्षमता में वृद्धि होगी ही होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो विकल्पों को पढ़ लीजिए। विकल्प के माध्यम से आप प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न के माध्यम से आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं ना। जहां आपको सही लगे उस पर आप टिक कर लीजिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नहीं आता है उसको भी आप सोल्व कर देते हैं यदि आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया और 4 विकल्प अच्छे से पढ़ लिए ना। अगला प्रश्न, शिक्षकों के लिए यहां जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं या फिर सीखते हैं। सही कोड में, देखिए इस प्रकार के आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न में कुछ नहीं है लेकिन कोड में दे दिया गया है। क्या होगा भैया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए शिक्षकों के लिए यहां जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे सोचते किस प्रकार से हैं और सीखते किस प्रकार से। दोनों ही सही है। यदि एक सही होता तो एक पर क्लिक कर देते, दूसरा सही होता तो दूसरे पे क्लिक कर देते, लेकिन दोनों सही है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? तीसरे वाले पे ना। कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोड में दे दिया इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं आपकी शिक्षक भर्ती में। और मुझे जहां तक लगता है आने वाली सीटेट एग्जाम में भी आपकी जो एमपीटेट एग्जाम है उसमें कोई ज्यादा ऐसा टिपिकल्ट प्रश्न नहीं पूछेंगे, है ना। अगला प्रश्न, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से रिक्त स्थान माना गया है। क्या माना गया है? सामाजिक और स्नेह, असंज्ञानात्मक, निष्क्रिय या फिर विसंगति। क्या माना गया है? देखिए यहां पर अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक सामाजिक और स्नेही माना गया। क्या माना गया है? सामाजिक और स्नेही माना गया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है भैया सीखने के संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में? केवल विचार है जिसको रीजनिंग कहा जाता है, केवल धारणा है, केवल विश्लेषण है या फिर विचार, धारणा और विश्लेषण तीनों है। क्या है? तो जहां पर केवल आ जाए, है ना, और प्रश्न पॉजिटिव पूछे 90% में आपको बताना हो तो वो करेक्ट क्या होगा? केवल नहीं होगा। करेक्ट केवल नहीं होगा। वो क्या होगा? जो चौथा विकल्प है, दूसरा विकल्प, कोई सा हो, जहां पर केवल हो जाए वहां पर आप कैंसिल कर दीजिएगा, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। सही क्या होगा आपका? विचार, धारणा और विश्लेषण, ये तीनों ही लिखित शामिल है ना। या फिर सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है। ये जो तीनों मैंने आपको बताए हैं, विचार, धारणा और विश्लेषण, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। अब हम 4 विकल्पों को पढ़ लेते हैं। क्या सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं। बिल्कुल दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ये तो सही है। अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है। तो भैया जब पहला वाला हमने टिक कर दिया अर्थ अलग अलग है तो माने आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ये गलत है और यही पूछा गया है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होती, बिल्कुल होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्थ आपका गलत है और गलत जो है वही पूछा गया है ना। तो जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये करेक्ट होगा आपका। चलिए, अध्यापन जैसे टीचिंग बोला जाता है का संबंध रिक्त स्थान से नहीं है। किससे नहीं भैया? टीचिंग यानी अध्यापन का संबंध अध्ययन से बिल्कुल है, लिखने से है, अंक गणित से, जिम्मेदारियों से नहीं है ना। टीचिंग का कोई संबंध जिम्मेदारियों से नहीं होता है। सरल सा प्रश्न पूछा गया था आपसे, ऑनलाइन एग्जाम वाला प्रश्न है ये। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिकार और दायित्व इसमें शामिल है। किसमें भैया? जो अधिकार और दायित्व है क्या वो शिक्षा में है या फिर अध्यापन में? दो सिंपल से दो यहां पर विकल्प रखे हैं और कूट में आपसे पूछा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है। तो अधिकार और दायित्व
जो शामिल होते हैं वो शिक्षा एजुकेशन में भी होते हैं और अध्यापन टीचिंग में भी होते हैं। इसका मतलब क्या है आपका कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही है, पहला और दोनों सही है। अधिकार और दायित्व शिक्षा के संबंध में भी शामिल होते हैं और अध्यापन में भी शामिल होते हैं, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिगम और सोचना रिक्त स्थान प्रक्रिया है। क्या है भैया अधिगम और सोचना? अपेक्षित है, प्रासंगिक है, सही कोड में आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए जो अधिगम और सोचना होता है वो अपेक्षित भी होता है और प्रासंगिक भी होता है ना। तो यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो तीसरा वाला विकल्प यहां पर भी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? देखिए एक वीडियो मैंने अभी डाला है हाल ही में, यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो देख लीजिएगा उसको, है ना। हिंदी पेडागोजी के 300 प्रश्न, वन लाइनर, मात्र 1 घंटे में बताएं आपको मैंने। आपका समय खराब ना हो इस वजह से मैं कम समय में ज्यादा प्रश्न देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो हिंदी पेडागोजी के 300 प्रश्न देख लेना। यदि 1 घंटे में यदि उसमें से 5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 2 प्रश्न भी आ गए तो कौन सी वहां आप 1 घंटा देख के कौन सा समय बर्बाद कर लेंगे। वैसे मुझे जहां तक लगता है सारे प्रश्न मैंने उसमें इंक्लूड कर लिए हैं। आपका 1 घंटा आपको 5 नंबर, कम से कम 2 नंबर तो दिलवा ही देगा। कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा ज्यादा 10 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 नंबर तो आपको दिलवा ही देगा। 300 प्रश्न देख लीजिएगा, 1 घंटे की बात है और उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। हिंदी पेडागोजी के 300 प्रश्न लिखेंगे या फिर हमारे चैनल पर जाइएगा, वीडियो अभी हाल ही में अपलोड हुआ, 1-2 दिन ही हुए हैं ना, उसको जरूर देख लीजिएगा। बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं? परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता या फिर मित्र। तो बालक के विकास में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं वो हमेशा माता पिता करते हैं। कौन करते हैं? माता पिता। याद रखिएगा, ना रिश्तेदार, ना परिवार, ना ही मित्र। तीसरा वाला विकल्प आपको करेक्ट होगा। गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती। गर्भधारण की प्रथम अवस्था के बारे में पूछा गया है, ये भी प्रश्न मैंने अच्छे से समझाया 30 प्रश्नों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बाल विकास का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आप डालेंगे तो आ जाएगा आपके सामने। अभी हाल ही में ये वीडियो अपलोड किया है, तो कितनी अवस्थाएं होती, कौन कौन सी सारी चीजें उसमें समझाइए। तो गर्भधारण की प्रथम अवस्था के बारे में पूछा गया है, पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, डिंब अवस्था या फिर बीज अवस्था। तो वो डिंब अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, है ना। पहला वाला, तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चलना सीखना है, क्या है? लक्षण है, शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है या फिर व्यवहार है। चलना सीखना क्या है भैया? क्रियात्मक विकास है। सरल सा प्रश्न है, क्या है ये? क्रियात्मक विकास, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य को पूछा गया है कि वो कौन सा घटक जो प्रभावित नहीं करता है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, परिवार की गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह की कमी या फिर घरेलू कलह। कौन नहीं करता है ये पूछा गया है। सही आंसर होगा कक्षा में नींद आना। देखिए गरीबी, परिवार में गरीबी ये मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकती, प्रभावित कर सकती है ना। स्नेह की कमी से बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें कमी आ सकती है, घरेलू कलह में हो सकती है, लेकिन कक्षा में नींद आने से इसमें कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, विकास का अर्थ यहां पर बताना क्या है? विकास का अर्थ क्या है? सीधा सीधा पूछा गया है। व्यवहार में परिवर्तन, कल्पना में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन या फिर भावना में परिवर्तन। तो ना तो कला, ना आकार, ना भावना, किसमें? व्यवहार में परिवर्तन। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा मानसिक विकार नहीं है? मानसिक विकार कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। मिर्गी, गठिया, तंत्रिका रोग या फिर मनोविकृति। इस पर एक वीडियो प्रॉपर्ली बनाया मैंने। मानसिक विकार, अक्षमताएं, है ना। एक वीडियो में सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, है ना। अक्षमता वीडियो डालेंगे, उसके आगे लिख लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी विद डीके। हर एक चीजों को वहां पर मैंने बारीकी से समझाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। जितनी भी अधिगम अक्षमता है वो सारी आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लेंगे आप गलत नहीं करेंगे। अधिगम अक्षमता के लिखने के बाद में चैनल का नाम लिख लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी विद डीके और वो वीडियो देख लीजिएगा। हाल ही में अपलोड किया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा मानसिक विकार नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो गठिया है, ये गठिया मानसिक विकार के अंतर्गत नहीं आएगा। मिर्गी, तंत्रिका रोग और मनोविकृति ये तीनों ही मानसिक विकार के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, मानसिक बीमारी में शामिल नहीं। फिर से वही प्रश्न पूछा गया भाई, मानसिक बीमारी में कौन सी बीमारियां क्या शामिल नहीं है? अनुवांशिकता कारक, बचपन का अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन या फिर वात ज्वर। क्या नहीं है? यहां पर देखिए नेगेटिव पूछा गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा पूछा क्या गया है। तो मानसिक बीमारी के अंतर जो वात ज्वर होती है, ज्वर, है ना, बीमार जो होते हैं, है ना,
वात ज्वर जो है मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन होता है, 1 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ऐसा नहीं है। जन्म के वजन का 2 गुना हो जाएगा 1 वर्ष में, जन्म के वजन का 3 गुना हो जाएगा, जन्म के वजन का 4 गुना या फिर जन्म के वजन का 5 गुना। 1 वर्ष में कितना होगा ये आपको बताना है। सही आंसर होगा जन्म के वजन का 3 गुना हो जाएगा। यदि जन्म हुआ है बच्चे का और 3 किलो का है तो इसमें 3 का गुना कर दे, है ना। 1 साल में उसका वजन कितना होना चाहिए? 9 किलो होना चाहिए, है ना। ये एक मोटा मोटा हिसाब है, 9 किलो तक होना चाहिए। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, शेषावस्था में रक्तचाप होता है, कम होता है, अधिक होता, बहुत कम होता है या फिर बहुत अधिक होता है? इस पर भी हमने प्रॉपरली वीडियो बनाई है ना, उसको भी देख लीजिएगा। शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सारे प्रश्नों को समझाया है, यदि देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको बताता, कम होती, याद रखिएगा। शेषावस्था में रक्तचाप होता कैसा होता है? हमेशा कम होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है? वो कौन सा भाषा दोष है? हकलाना, तुतलाना, मुखर उच्चारण या फिर अस्पष्ट उच्चारण, कौन सा है? तो वो होता है, देखिए भाषा दोष के बारे में पूछा, गले की समस्या पूछी गई तो हकलाने में होती है ना, हकलाना। इसमें गले की मांसपेशियों में क्या हो जाती है? ऐंठन हो जाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। यहां पर देखिए कुछ शब्दों के बीच में हल्का सा गैप हो गया है ना। तो मैं प्रश्न पढ़ ही रहा हूं, यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्रश्न को सुन लीजिएगा, वैसे आ जाएगा समझ में। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार पूछा गया है, कौन सा है भैया? सामाजिक है, मध्याकृति है, खिलाड़ी है या फिर स्थूलकाय है? न स्थूलकाय है, न खिलाड़ी है और ना ही सामाजिक। क्या है? मध्याकृति है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारक घटक है। यहां पर देखिए व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक घटक के बारे में आपको बताना है। क्या वो वातावरण है, वंशानुक्रम है, भौगोलिक है या फिर आर्थिक है? क्या है? तो व्यक्तित्व के जो जैविक निर्धारक घटक के बारे में पूछा गया है तो क्या होगा आपका? वंशानुक्रम होगा। क्या होगा? वंशानुक्रम होगा। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं? भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। अनुसरण का है, अनुसरण से बच्चा सीखता है ना, परिपक्वता से सीखता है, अनुबंध से सीखता है। अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? काफी इंपोर्टेंट, काफी बार और काफी टेट एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत एक वीडियो बनाया है जिसपे हमने ट्रिक भी आपको बताई है। साथ में एक वीडियो में बुद्धि से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी लेकर आए हैं। यदि आप हमारे वीडियोस देख लेंगे तो काफी आपको हद तक जो बुद्धि से संबंधित प्रश्न है वो काफी हद तक आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? ये संबंधित एक ही शब्द है ना। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, ये बताना है कि ये किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहार, संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर सामाजिकता? तो ये होगा आपका संज्ञानात्मक। याद रखिएगा शिक्षण अधिगम की जो सूचना प्रक्रिया है ये संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वहां होता है, क्या होता है? समस्यात्मक बालक। जो तर्क वितर्क करता है उसके बारे में बताना है ना। औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या फिर हट्टी बालक? सरल सा प्रश्न है, यदि प्रश्न को पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर आपके सामने होगा। वो प्रतिभाशाली बालक होगा जो तर्क वितर्क करता है ना, चाहे वो शिक्षक हो या फिर सहपाठी हो। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? मेघ चित्र परीक्षण के बारे में पूछा गया है कि यह अभिरुचि में प्रयुक्त होता है, रुचि में, व्यक्तित्व में या फिर बुद्धि में, किस में होता है? तो ये याद रखिएगा, ये व्यक्तित्व में प्रयोग होता है या फिर व्यक्तित्व मापन में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। व्यक्तिपरक तकनीक के अंतर्गत आएगा, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपी तकनीक या फिर प्रयोगात्मक तकनीक?
राइट आंसर आपका क्या होगा? मैंने आपको प्रक्षेपी विधि के बारे में बताया था, पूछा था एक प्रश्न में, और उसके अंतर्गत प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बताया था, वही आंसर होगा। ये प्रश्न को उत्तर कर दिया, उत्तर को प्रश्न कर दिया, है ना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि होगी? प्रक्षेपी तकनीकी विधि होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अधिगम एक रिक्त स्थान क्रिया है, धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक या फिर राजनीतिक। अधिगम क्या है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सामाजिक। अधिगम एक क्या है? सामाजिक क्रिया है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको बताना है। केवल अधिगम से ली है, तो मैंने क्या बताया, जहां पर पॉजिटिव प्रश्न पूछे, जहां केवल शब्द आए विकल्प में, वो हमेशा गलत होगा। केवल अधिगम से ली नहीं, केवल अभिप्रेरणा नहीं, केवल रवैया नहीं, क्या होगा? अधिगम से ली, प्रेरणा और दृष्टिकोण के साथ साथ मूल्य, ये तीनों चारों जो बताए हैं, सभी के सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, ये याद रखिएगा, है ना, इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा पहलू नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री या फिर माता पिता। यहां पर पूछा गया शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो माता पिता नहीं है ना शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर माता, देखिए शिक्षक भी होगा, शिक्षार्थी होगा तो शिक्षक होगा, शिक्षक होगा तो शिक्षार्थी होगा, और विषय सामग्री तो है ही जरूरी। यहाँ पर माता पिता जरूरी नहीं है, या फिर महत्वपूर्ण पहलू नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न, सीखने को व्यक्तित्व और रिक्त स्थान कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पर्यावरण या फिर मुद्रा। क्या सही आंसर होगा? देखिए सीखने को व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो यहां पर पर्यावरण तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 100 प्रश्न और बचे हैं। शिक्षण क्या है? छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, शिक्षार्थी के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है कि भैया केवल यहाँ पर केवल फर्स्ट और यहाँ पर केवल सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखा हुआ है ना, ये विकल्प है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया जो मैंने सही कर दिया है। क्या सही आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर शिक्षण जो है ये छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है, बिल्कुल सही है, और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध भी ये स्थापित करता है। तो यहाँ पर भी पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, शिक्षण रिक्त स्थान होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए? नैदानिक होना चाहिए या फिर उपचारात्मक होना चाहिए? केवल फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखा हुआ है। क्या है भाई? शिक्षण नैदानिक होना चाहिए या फिर उपचारात्मक होना चाहिए? तो देखिए जो शिक्षण होता है वो नैदानिक भी होना चाहिए और उपचारात्मक भी होना चाहिए, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर भी दोनों ही सही आंसर होंगे। अभी 4 से 5 प्रश्न इस प्रकार के आ चुके हैं और सभी के आंसर लगभग यह पहला और दूसरा दोनों ही सही, लगभग क्या सभी के यही आंसर आए हुए है ना। तो आपको सोच समझकर प्रश्नों को पढ़ना है और आंसर देना है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ, यहां पर व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ पूछा गया क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है। शिक्षण ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाई है। यहां पर भी कूट में आपको आंसर देना है, क्या सही होगा? तो यहां पर देखिए सही आंसर बताना है, और अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़े उसके सभी के आंसर सी आ रहे थे, लेकिन यहां पर सी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो सीखने का तरीका है वो अलग होता है, हो सकता है अलग, है ना। अगला जो विकल्प है दूसरा, शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाई, ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं नहीं होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो पहला कहां पर है? केवल फर्स्ट, यानी कि पहले वाला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, है ना। तो ऐसा आपको विशेष ध्यान रखना है चीजों का। चलिए अगला प्रश्न, थ्रस्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया है? मानसिक योग्यताएं कितनी बताई हैं? 5, 6, 7, 8 कितनी बताई? जल्दी से फटाफट आंसर करिए। तो इनके द्वारा बताई गई है 7। कितनी बताई है? 7। इस पर भी वीडियो बना, सभी पे वीडियो बना चुका हूं, आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखेंगे सब आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से। तो कितनी बताई है? 7, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न,
एक बच्चे का सीखना रिक्त स्थान से शुरू होता है, विद्यालय से, समाज से, परिवार से या फिर पड़ोस से। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है किससे होता है, परिवार से, है ना। जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसका सीखना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षण है क्या भैया, कला है, विज्ञान है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड। सरल सा प्रश्न है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, यानी कि दोनों है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे, है ना। ये बहुत सरल सा प्रश्न था, देख के ही आपने आंसर लगा दिया होगा, है ना। ये भी शायद प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया प्रश्न, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। कला और विज्ञान दोनों है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, बताइए कौन सा नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है, बिल्कुल है। अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है, बिल्कुल है। अधिगम रचनात्मक है, बिल्कुल है। ये पिछले अनुभव का सारांश नहीं है अधिगम, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ये कथन सही नहीं है अधिगम के संबंध में, तो पहला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में रिक्त स्थान परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में रिक्त स्थान परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा, प्रश्न के अनुसार आपको बताना है। अपेक्षाकृत स्थायी वांछित आएगा, अस्थायी वांछित आएगा, वांछित स्थायी, स्थायी अस्थायी, क्या आएगा? सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए, अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा मानसिक विकार है? देखिए यहां पर फिर प्रश्न वही पूछा गया है, लेकिन यहां पर विकल्पों को हमेशा हर प्रश्न में बदल दिया गया। मानसिक विकार कौन सा है? अभी कुछ समय पहले हमने दो प्रश्न पढ़े थे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। आपसे नेगेटिव प्रश्न भी पूछा गया है और पॉजिटिव प्रश्न भी पूछा गया है ना। और फिर से पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, मानसिक विकार कौन सा है? धनु स्तंभ जिसे टिटनेस बोला जाता है, तंत्रिका रोग, नशीली दवाइयों पर निर्भरता, या फिर शराबीपन। तो ये तंत्रिका रोग, जो तंत्रिका रोग है, ये मानसिक विकार के अंतर्गत आएगा। थूकना तथा बलबलाना का संबंध किससे है, ये आपको बताना। थूकना तथा बलबलाना सामाजिक विकास है, व्यक्तित्व विकास है, भाषा विकास है, या फिर शारीरिक विकास है? थूकना तथा बल बनाने का किससे संबंधी है, ये आपको बताना है। तो ये भाषा विकास से संबंध है। किससे? भाषा विकास से। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, किसका है? व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन हरलॉक का है, वाटसन का है, एडलर का है, या फिर फ्रायड का है? तो जो व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, ये जेबी वाटसन का अध्ययन है। किसका है? जेबी वाटसन का। याद रखिएगा, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है भैया, बालक के उचित देखभाल के लिए नहीं है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। कब है? बालक के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है बाल विकास का अध्ययन। बी वाला आपका करेक्ट होगा। तीसरा गलत होगा, फोर्थ वाला गलत होगा, है ना। तो बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लेखन विकार का अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिगम अक्षमता। ये किसके अंतर्गत आते हैं? इस प्रकार के प्रश्न अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। इसके पीछे ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिख लीजिएगा, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेखन विकार सरल सा प्रश्न है, लेखन यानी कि लिखना, है ना। तो पढ़ने में कठिनाई, लिखने में, समझने में कठिनाई, या फिर चलने में तो सरल सा लेखन से लिखना हो जाएगा, यानी कि लिखने में कठिनाई का अर्थ होता है लेखन विकार से, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बालक की विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? सरल से जटिल, जटिल से सरल, विशिष्ट सामान्य, या फिर सामान्य से विशिष्ट? तो बालक के जो विकास की प्रक्रिया होती है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती, सामान्य से विशिष्ट। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मस्तिकाभिमुख नियम रिक्त स्थान से संबंधित है। कैसे संबंधित है भैया? मस्तिकाभिमुख नियम विकास से, वृद्धि से, भावना से, या फिर परिपक्वता से? किससे संबंध रखता है? तो ये विकास से संबंध रखता है। मस्तिकाभिमुख जो नियम है, ये विकास से संबंध रखता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती, प्रसव की प्रथम अवस्था कौन सी कहलाती है? इसके बारे में पूछा गया है। निष्कासन, विस्तारण, विकास, या फिर पूर्ण निष्कासन?
तो प्रसव की प्रथम अवस्था के बारे में पूछे तो ये वो अवस्था विस्तारण कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्तारण। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हिलना, अवसाद, डर एवं भय के लक्षण है। यहां पर हिलना, अवसाद, डर एवं भय के लक्षण कौन से? वो मृगी है, मनोविकृति है, मानसिक बीमारी या फिर मानसिक गिरावट है, क्या है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ये एक तरह की मनोविकृति है। हिलना, अवसाद, डर एवं भय के लक्षण किसके अंतर्गत आएंगे? मनोविकृति के अंतर्गत आएंगे। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताना है। भैया कौन से प्रकार बताए जुंग के अनुसार? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, खिलाड़ी बहिर्मुखी, मध्याकृति अंतर्मुखी या फिर सामाजिक एवं उभयमुखी, कौन सा बताया है? सरल सा प्रश्न है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, है ना। तो ये जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी से संबंधित प्रकार बताए हैं। ए वाला विकल्प आपका सही होगा। बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। असुरक्षा की भावना है, या श्रेष्ठता की भावना है, सहयोग की भावना है, या फिर आत्मविश्वास की भावना है? कौन सी भावना है ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ये असुरक्षा की भावना है। बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है तो वो भावना होगी आपकी असुरक्षा की भावना, है ना। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण एवं शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, या फिर केवल पर्यावरण का? किसका है? जैसा कि मैंने बताया, जहां पर पॉजिटिव प्रश्न पूछे और केवल आ जाए तो वो तो दोनों विकल्प गलत होंगे। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा आपका? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यहाँ एक उदाहरण है, लिंग भेदभाव, लिंग पहचान, लिंग प्रासंगिकता या फिर लिंग स्थिरता, क्या है? यदि ये जो शिक्षक है यदि इस प्रकार की हरकतें कर रहा है कि भाई लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो ये एक लिंग भेदभाव है। क्या है? लिंग भेदभाव है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक एक ही शब्द है ना, वो नहीं है। ये मंदबुद्धि बालक के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है ये पूछा गया है। सीखने की मंदगति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंता, अमूर्त चिंतन का अभाव या फिर मौलिकता? सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए उस घटक के बारे में आपको बताना था जो मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो है मौलिकता। क्या है? मौलिकता। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं? देखिए यहां पर बहुबुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना। भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक या फिर विश्लेषण? सही आंसर क्या होगा? देखिए भाषाई, स्थानिक और पारस्परिक ये तीनों ही बुद्धि के प्रकार है, बहुबुद्धि के। विश्लेषण नहीं है। आंसर आपका यही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि IQ, इसे बुद्धि लब्धि भी कहते हैं, इसके मापने का सूत्र पूछा गया था कि भैया सूत्र क्या होता है? IQ बुद्धि लब्धि का मापने का सूत्र क्या होता है? वास्तविक आयु, एक मिनट, वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु इंटू 100 होगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा। वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु बटे 100 होगा, या फिर 100 इंटू वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, क्या होगा? है ना। बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इससे आप IQ या फिर बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, फ्राइड के अनुसार मन के 3 घटक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्राइड के अनुसार कितने घटक बताए? मन के 3 घटक बताए हैं। कौन कौन से? अहम, इदम, पराहम, अचेतन, नैतिक, अनैतिक, मौखिक, गुदा, लैंगिक या फिर प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। अहम, इदम और पराहम। फ्राइड के अनुसार जो मन के 3 घटक बताए हैं वो अहम, इदम और पराहम, है ना। ये इदम है, ठीक है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव है। अस्तित्वहीन है, बाल्यावस्था में सबसे कमजोर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत, संपूर्ण जीवन काल में एक समान रहता है। बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का कैसा प्रभाव रहता है ये आपको बताना है। तो याद रखेगा, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है इसमें सबसे मजबूत रहता है माता पिता का प्रभाव। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। अगला प्रश्न, आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। यहां किसके द्वारा कहा गया? गैलीलियो के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा,
जॉन के द्वारा या फिर ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है ऐसा कि भैया आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा कहा गया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। नेगेटिव प्रश्न, प्रेरणा, रुचि, योग्यता या फिर नजर। तो सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ते ही आपको आंसर सामने होगा, नजर, है ना। प्रेरणा, रुचि और योग्यता ये तीनों ही अधिगम में योग्यता देने वाले व्यक्तिगत कारक है, नजर नहीं है। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के रिक्त स्थान के लिए किया जाता है, अधिगम के लिए, प्रशिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए या फिर विकास के लिए। सरल सा प्रश्न है, विकास के लिए, है ना। ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य क्या है? जो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कूट में आपको बताना है कि सही कौन सा है। दृश्य शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं, दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं, क्या सही होगा? फर्स्ट, सेकंड, दोनों या फिर दोनों नहीं? क्या सही आंसर होगा इसका? तो यहां पर देखिए कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। दृश्य शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते, बिल्कुल सही आंसर है आपका। दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते, बिल्कुल ले सकते हैं, तो दोनों ही सही हो सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दृश्य शिक्षार्थी के बारे में सत्य नहीं है? देखिए इससे पहले पूछा गया था कौन सा सत्य है, लेकिन यहां पर बताना है कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। वे दृष्टांतों और दृश्य प्रस्तुतियों से लाभान्वित होते हैं, वे आमतौर पर अपने काम में साफ सुथरे नहीं होते। तो जो सत्य नहीं है उसके बारे में आपको बताना है ना। तो आपका जो दूसरा वाला विकल्प है ये सत्य है, वे आमतौर पर अपने काम में साफ सुथरे नहीं, ये असत्य है, और ये सत्य है ना। वे दृष्टांतों और दृश्य प्रस्तुतियों से लाभान्वित तो बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो असत्य कौन सा है? आपका दूसरा वाला, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, केवल बी, है ना। जो प्रश्न में पूछा गया उसी का आंसर आपको देना। सत्य पूछते तो आपका पहला वाला करेक्ट होता, है ना, लेकिन असत्य पूछा है तो बी वाला आपका सत्य, सेकंड वाला विकल्प आपका सत्य होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थ्रस्टन लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित में से कौन थ्रस्टन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? प्राथमिक मानसिक योग्यता कौन सी नहीं है? संख्या, स्मृति, स्पीड या फिर रवैया? कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। तो यहां पर जो प्राथमिक मानसिक योग्यता है वो आपकी संख्या होगी, स्मृति होगी और स्पीड होगी, रवैया नहीं होगा। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चे रिक्त स्थान के माध्यम से सीखते, किससे सीखते हैं? सामाजिक संपर्क से, सामाजिक भागीदारी से, किससे? कूट में आपको आंसर देना है। तो जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक संपर्क से भी सीखते हैं, वो सामाजिक भागीदारी से भी सीखते हैं, दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि तीसरा वाला सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनतों को कम करने और रिक्त स्थान को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। रिक्त स्थान भरे, यहां पर रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा ये आपको बताना। समस्याएं, अधिगम, अध्ययन या फिर स्मरण शक्ति, सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनतों को कम करने और अधिगम, यह क्या आएगा? अधिगम को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। तो यहां पर अधिगम आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, परिपक्वता संबंधित है किससे? भैया वृद्धि की प्रक्रिया से, शिक्षण की प्रक्रिया से, उत्पादकता की प्रक्रिया से या फिर आवश्यकता की प्रक्रिया से? परिपक्वता संबंधित है किससे है? तो यह वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास रिक्त स्थान के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी, कौन सी? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये नोम चोम्स्की, अल्फ्रेड बिने, नॉर्मन फिकेलस्टीन या फिर बर्डेल रसेल के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है? तो सही आंसर होगा ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा कहा गया। बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास अल्फ्रेड बीने के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। हर किसी का अधिगम का अपना तरीका होता है। व्यक्तियों को दूसरों के अधिगम के तरीके का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो अधिगम के बारे में हमारी समझ को आसान बनाते हैं या फिर बच्चे कैसे सीखते हैं इस बारे में जानने में शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है। यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर होगा कि व्यक्तियों को दूसरे के अधिगम के तरीके का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि यह सत्य कथन है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बीने ने बुद्धि के रिक्त स्थान मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है। 2, 3, 4, 5 कितने तत्वों का सुझाव दिया है बीने ने? राइट आंसर आपका होगा इन्होंने 4 तत्वों का सुझाव दिया है ना। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 4th नंबर करेक्ट होगा, लेकिन आपका आंसर तीसरा वाला करेक्ट होगा, है ना, तीसरा वाला, सी वाला। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ यहां पर आपको बताना क्या होगा? सामाजिक मानदंड का अनुसरण, स्वयं के सामाजिक मानदंड, समाज में बड़ों का सम्मान या फिर सामाजिक वातावरण को समायोजित करना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो ये होता है सामाजिक वातावरण को समायोजित करना, ये होता है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समुदाय सबसे छोटी क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। यहां परिभाषा किसके द्वारा दी गई? डेविस के, बर्ग के, रास के या फिर बोगार्ट्स के? किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? राइट आंसर है आपका डेविस के। डेविस द्वारा दी गई परिभाषा है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वहां कौन मानदंड है जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए? प्रश्नों में सही उत्तर के मुख्य अवयव शामिल रहने चाहिए। प्रश्नों का सही उत्तर शिक्षार्थी के अवश्य मिलना चाहिए। उत्तर के लिए उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नों में उपयोग किया जाना चाहिए या फिर प्रश्न ना तो ज्यादा कठिन ना ही ज्यादा आसान होने चाहिए। क्या सही होगा? प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं, निम्नलिखित में से वहां कौन सा मापदंड है जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए? तो वो है प्रश्न ना तो ज्यादा कठिन ना ही ज्यादा आसान होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 4th वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एकाधिक शैक्षणिक तकनीकें, मिश्रित शिक्षण सामग्री, बहुमूल्यांकन तकनीकें और सामग्री की जटिलता और प्रकृति में भिन्नता लिखा हुआ है ना। प्रकृति में भिन्नता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? ये सारी की सारी जो सामग्रियां हैं ये किसके साथ जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। शिक्षण का शाश्वत डिजाइन, उपचारात्मक अध्यापन, पृथक दिशा निर्देश या फिर पारस्परिक अध्यापन। तो ये जो जुड़ी हुई है ये पृथक दिशा निर्देश के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं? यहाँ प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, ओपन एडेड या फिर समस्या हल। तो ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं जो ये प्रश्न है ये विश्लेषणात्मक वर्ग के प्रश्नों से संबंधित होते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत अंतर के कारण छात्र अध्ययन की आदतों के मामले में अलग होते हैं, जैसे कि वे विभिन्न विषयों के बारे में अपनी रुचि और दृष्टिकोण के मामले में अलग है। बिल्कुल सही है। वे विभिन्न चीजों के अध्ययन के बारे में अपने दृष्टिकोण, विश्वास और राय में अलग है। ये भी सही है। वे अलग अलग चीजों का अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों में अलग होते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। दिए गए सभी विकल्प सही है। 4th वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, वैलेंटाइन के अनुसार शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य हो। असाधारण बच्चे होते हैं, पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, असामान्य बच्चे या फिर समस्या से ग्रस्त बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? तो सही आंसर होगा, देखिए वैलेंटाइन के अनुसार समस्या से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं वो शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य हो। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार है जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ये क्या अग्रेशन है, अतिसक्रियता है, आवेगशीलता है या फिर लापरवाही है? इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये कूट में आंसर आपको बताना है। क्या होगा 96 का? देखिए यहां पर सही आंसर होगा आपका बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार है जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। वो अग्रेशन भी है, अतिसक्रियता भी है, आवेगशीलता भी है ना, आवेगशीलता और लापरवाही भी है। यानी कि चारों विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे, है ना। तो पहला वाला आपका क्या होगा? सही होगा आंसर। अगला प्रश्न,
टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज रिक्त स्थान के दौरान दिया जाता है, कितने महीने या फिर कितने वर्ष में दिया जाता है ये बताना, 3 महीने, 5 महीने, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। कब दिया जाता है टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज? सही आंसर होगा ये 5 वर्ष में दिया जाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष के बच्चों को ये डोज, प्रथम डोज दिया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, जब एक शिक्षक का समय सही उत्तरों की संख्या आदि जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर सही उत्तरों के लिए शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं तो यहां एक उदाहरण बन जाता है रिक्त स्थान का। किसका उदाहरण बन जाता है? आंतरायिक दृष्टिकरण का, निरंतर सुदृष्टिकरण का, आकार देने और क्रमिक सन्निकटन का या फिर सजा का। किसका उदाहरण बन जाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ये आंतरायिक दृष्टिकरण का उदाहरण बन जाता है। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होगा। प्रजातियों में अनौपचारिक रूप से पाए जाने वाली प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? जाति वृत्ति कार्य को कहते हैं, व्यक्ति वृत्ति कार्य कहते हैं, अनुभव को, या फिर अधिगम को? किसे कहते हैं? तो ये सही आंसर होगा ये जाति वृत्ति कार्य को कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधित कारक है? प्रश्न में पूछा गया है और ये 100वां प्रश्न है। इसके बाद 50 प्रश्न और आपके बचेंगे। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधित कारक है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। घर के खराब स्वच्छता बनाए रखना, लड़कियों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव, पारंपरिक और निरस शिक्षण शैली, या फिर घर पर पारिवारिक झगड़ा। अधिगम के एक नकारात्मक शिक्षण संबंधित कारक बताना है। तो यहाँ पर जो पारंपरिक और निरस शिक्षण शैली है ये आपका नकारात्मक शिक्षण संबंधित कारक होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। घर से कोई संबंध नहीं, लड़की से कोई संबंध नहीं है, घर का पारिवारिक झगड़े से भी इसका कोई संबंध नहीं रहता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यवहार का विकास रिक्त स्थान से होता है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट सामान्य, अनिश्चित क्रम में या फिर अप्रत्याशित होता है। तो ये प्रश्न में थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन ये दूसरे सेट में पूछा गया प्रश्न था, यानी कि प्रश्न को हल्का सा घुमा दिया गया है, लेकिन आंसर आपका वही होगा, सामान्य से विशिष्ट। पहला वाला विकल्प आपको सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं? वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की कौन सी विशेषता नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। पदार्थ, स्थान, घेरना, निराकार या फिर स्थायी, क्या है? सही आंसर होगा आपका निराकार, है ना। जो निराकार है ये वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैर हाजिर की श्रेणी में नहीं होगी? यहां पर देखिए गैर हाजिर की श्रेणी में कौन सी नहीं होगी, यानी क्रिया यानी कि विकल्प के बारे में पूछा गया और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा कभी विद्यालय नहीं जाता लेकिन चुपके से किसी जगह पर ताश खेलने जाता है, तो ये गैर हाजिर के अंतर्गत आएगा, है ना। गैर हाजिर है ना, लेकिन पूछा क्या गया है, कौन सी नहीं होगी, यानी कि ये विकल्प सही नहीं है प्रश्न के अनुसार। तो यहां पर अपन कट लगा देते हैं। दूसरा विकल्प, एक बच्चा जो विद्यालय जाता है लेकिन कक्षा में नहीं जाता, भाई कक्षा में नहीं जाएगा तो गैर हाजिर होगा, है ना। तो ये भी विकल्प के अनुसार गलत है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ना तो पहला और ना ही दूसरा, है ना। डी वाला विकल्प आपका गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न, गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले बच्चे रिक्त स्थान होते हैं, शिक्षणी होते हैं या फिर प्रशिक्षणी होते हैं? कूट में आंसर देना, पहला, दूसरा, दोनों या फिर दोनों नहीं, क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर जो गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले जो बच्चे होते हैं ये प्रशिक्षणी होते, क्या होते हैं? प्रशिक्षणी होते हैं, यानी कि जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परिवार और स्कूल के बीच संबंधों पर एपस्टीन के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहां पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है विकल्प ये आपको बताना है। अधिक लोकतांत्रिक घरों से आने वाले बच्चों द्वारा अधिक भागीदारी दिखाई गई। यहां बताया गया है कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाता है वहां बच्चों ने अधिक स्वतंत्रता दिखाई है। यहां बताया गया है कि जिन परिवारों में लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया गया था वहां स्कूल के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था, या फिर हालांकि उन परिवारों से संबंधित ऐसे बच्चों के ग्रेड जहां लोकतांत्रिक पैटर्न का पालन किया गया था निम्न था। पूछा गया था प्रश्न में कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है कि हालांकि उन परिवारों से संबंधित ऐसे बच्चों के ग्रेड जहां लोकतांत्रिक पैटर्न का पालन किया गया था निम्न था। ये जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका सही नहीं होगा और यही आपका आंसर होगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण की यहाँ परिभाषा दी है कि सामाजिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो काफी असहाय मानव शिशु को एक आत्म जागरूक
जानकार व्यक्ति में बदल देता है जो अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल है। ये समाजीकरण की जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई? ये गिडेट्स के द्वारा, वार्सली के द्वारा, बिल्टन के द्वारा या फिर पावलोव के द्वारा। तो ये जो समाजीकरण की परिभाषा है ये एंथनी गिडेट्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पावलोव के सिद्धांत के तहत जो लार थी ये क्या थी? अनुकूलित उद्दीपन था, अनुकूलित अनुक्रिया, प्रानुकूलित उद्दीपन या फिर प्रानुकूलित अनुक्रिया। तो देखिए पावलोव के सिद्धांत के अनुसार पूछा कि लार क्या थी, तो यह अनुकूलित अनुक्रिया थी। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः रिक्त स्थान के विचारों से शासित था। किसके? सार्वभौमिकवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, अति अनुरक्ति या फिर उपयोगिता। यहां पर सही आंसर क्या होगा? तो यहां आपका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विचार मुख्यतः है ये सार्वभौमवाद के विचार से शासित था। यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रेमंड केटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि का क्या होता है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये क्या होता है? बढ़ती है, गिरावट आती है, स्थिर रहती है या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होगा आंसर? सही आंसर क्या होगा? देखिए रेमंड केटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि जो है ये बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि और सिद्धि की भावना को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया है। बाहरी दृष्टिकरण, आंतरिक दृष्टिकरण, बाहरी कारक या फिर आंतरिक फैक्टर्स। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर को देखिए, बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि व सिद्धि की भावना को आंतरिक सुदृष्टिकरण के रूप में वर्णित किया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। 111 का सही आंसर क्या होगा? अधिगम के लिए जो दृष्टिकोण प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जन्मजात वृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू क्रिया या अनुप्रयोग से संबंधित है? संवादात्मक जुड़ा हुआ शब्द है ना। संवादात्मक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू, प्रभावशाली पहलू या फिर सकारात्मक पहलू। प्रश्न है कि जन्मजात वृत्ति का इन चारों में से कौन सा पहलू क्रिया या अनुप्रयोग से संबंधित है? 112 का सही आंसर होगा सकारात्मक पहलू। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है? जनसंचार के सिद्धांत के रूप में सामाजिक अंतर सिद्धांत को परिभाषित किया है, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत को, नैतिक अंतर सिद्धांत को या फिर संज्ञानात्मक अंतर सिद्धांत को। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत को परिभाषित किया है जनसंचार के सिद्धांत के रूप में, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उस अधिनियम का नाम बताना है आपको जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है और जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। वो अधिनियम कौन सा है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, 2014, 2018 या फिर 2013। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। याद रखिएगा, सन याद रख लीजिएगा, 2016 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। सुपाठ्य लेखन, आरेखों में बहुरंगी चाक का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड पर सीधी रेखा या फिर प्रवाही लेखन का प्रयोग। किस पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए ये पूछा गया है। तो प्रवाही लेखन का प्रयोग है ना, जो फोर्थ वाला विकल्प है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए एक टीचर को, एक शिक्षक को। चलिए अगला प्रश्न, पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का बौद्धिक विकास समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित है? संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि, प्रतिकारात्मक विचार की अवधि, पूर्वधारण विचार की अवधि या फिर सहज विचार की अवधि। सही आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा, देखिए पियाजे के द्वारा ही संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि दी गई है और यही आपका सही आंसर होगा, पहला वाला, है ना। चलिए, एक श्रवण बाधित बच्चे को सीखने में काफी समय देना पड़ता है। किसमें? लेखन में। श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकता उसके बारे में बात की जा रही, लेखन में, पढ़ने में, भाषा में या सुनवाई में। यदि आपको समझ आ गया होगा तो ये होगा भाषा, है ना। श्रवण जो सुन नहीं सकता, है ना। श्रवण बाधित बच्चे को सीखने में काफी समय देना पड़ता है। जो भाषा है उसमें बच्चे को काफी समय देना पड़ता है, भाषा वो बहुत समय लेता है सीखने में, है ना।
तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरण बताए? संवेदीपेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। ये ले वाइगोत्स्की की होंगी, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये जीन पियाजे होंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 बताई है ना। पहली अवस्था है, ये याद रखिएगा, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, और चौथी अवस्था बताई है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है? ये 119वां प्रश्न, यहां पर संख्या लिखी हुई है ना। कौन सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है? यहां पर बताना शिक्षक, शिक्षार्थी, इन दोनों में से सही आंसर क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। चलिए बताइए। तो यहां पर क्या पूछा गया? सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, इसमें बच्चा भी होता है और शिक्षक भी होता है, यानी कि शिक्षक भी और शिक्षार्थी भी, दोनों ही इसमें सही आंसर होंगे, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण है क्या है? सहयोगी या फिर विचारोत्तेजक है? क्या है भाई प्रभावी शिक्षण? दोनों में आंसर आपको कूट में ही देना है। यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है, यहां पर सेकंड लिखा हुआ है और यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है ना। तो प्रभावी शिक्षण आपका सहयोगी और विचारोत्तेजक दोनों ही होगा, यानी कि यहां पर भी सी वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषिक सिद्धांत रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया, यह आपको बताना, केली, आल्पोर्ट, सेल्डर या फिर सिगमंड फ्रायड। सरल सा प्रश्न है। मनोविश्लेषण यदि आपको याद होगा तो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। अहम इदम पराहम, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इन्हीं के द्वारा दिया गया है ना। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में एक इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है भैया? उत्तेजनाओं के प्रति खराब संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देना, उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया दें, ऐसी भावनाएं और मान्यता है जो उसके दृष्टिकोण का खंडन करती है, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। यहां पर एक इच्छा बतानी है, किसकी? अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति की। कौन सी इच्छा होती है? सही आंसर होगी उसकी इच्छा होगी उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया दें। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार या फिर पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चे को आपके विद्यालय में प्रवेश दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे? ये आपको बताना है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार यानी कि पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चे को आपके विद्यालय में प्रवेश दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? ये आपको बताना है। उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े पृष्ठभूमि के अनेक विद्यार्थी, वैसा आप नहीं कर सकते। बच्चे की पिछड़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने की शिक्षक को भेजेंगे, ये भी आप नहीं कर सकते। उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे, लेकिन उसकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे। विशेष व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे, बिल्कुल आप उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे। फोर्थ वाला विकल्प जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, शब्दावली सीखने का कौन सा तरीका बहुत अच्छा नहीं है? यहां पर देखिए पूछा क्या गया है, कौन सा शब्दावली सीखने का अच्छा तरीका नहीं है, ये पूछा गया है। लिखना, फिल्में देखना या फिर बात करना और पढ़ना। यहां पर केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 और 2 दोनों सही। क्या होगा? 124 का आंसर क्या होगा? तो यहां पर सही आंसर होगा क्या? 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि लिखना और फिल्म देखना, ये दोनों ही सीखने में शब्दावली सीखने का कौन सा तरीका बहुत अच्छा नहीं है? तो लिखना और फिल्म देखना, है ना। यहां पर आपका जो डी वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? यहां पर गलत कथन की पहचान करना है। समय से पहले का बच्चा कमजोर होता, बिल्कुल कमजोर होता, ये कथन सही है, लेकिन हमें यहां पर गलत कथन का चयन करना कि कौन सा गलत है। एक समय से पहले बच्चे के अंडकोश जन्म के बाद अंडकोश की थैली में नहीं उतरते हैं, जैसा कि एक सामान्य बच्चे के मामले में होता है। ये भी आपका जो दूसरा वाला विकल्प है बिल्कुल करेक्ट है। समय से पहले बच्चे का रोना और अन्य आवाजें कमजोर होती, बिल्कुल सही है ये भी आपका। समय से पहले बच्चे का वजन हमेशा एक सामान्य बच्चे से अधिक होता है, तो अधिक नहीं होता है। यदि बच्चा पहले पैदा हो गया तो उसका जो वजन होगा वो कम होगा, ना कि अधिक होगा। तो जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जिस समय से कौशल
जिस तरह से कौशल और अभ्यास का उपयोग करने की कला को सीखने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सीखना, अर्जन, विद्वता या फिर पठन? क्या कहा जाता है? तो इसे सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सीखना कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, बेहतर लैंगिक समानता चाहना रिक्त स्थान लक्षण का एक उदाहरण किसका है, या लक्ष्य का एक उदाहरण है? लघु अवधि, दीर्घावधि, सामाजिक या फिर व्यक्तिगत? सही आंसर क्या होगा? तो बेहतर लैंगिक समानता चाहना ये सामाजिक लक्ष्य का एक उदाहरण है। किसका? सामाजिक लक्ष्य का। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण रिक्त स्थान के अनुसार होना चाहिए। शिक्षकों के मानसिक स्तर का होना चाहिए, छात्रों के मानसिक स्तर का, प्रधानाध्यापक के मानसिक स्तर का, या फिर माता पिता के मानसिक स्तर का शिक्षण कैसा होना चाहिए ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा आपका छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए शिक्षण। बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर गौर करना है आपको और क्या करना है कि सही कोट का चयन करना है ना? जो सही है उसका चयन करना है। एक बच्चे के लिए बोलना शुरू करना ज्यादातर परिपक्वता से प्रभावित होता है। कोई भी उचित अभ्यास के बिना धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण ढंग से नहीं बोल सकता है, जो अनिवार्य रूप से अधिगम से प्रभावित होता है। सही कोड का चयन करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से, है ना? 4 विकल्प में से सही कौन सा है? तो यहां पर देखिए दोनों ही कथनों पर गौर किया और दोनों ही कथन सही है, यानी कि ये जो फोर्थ वाला विकल्प है, दोनों फर्स्ट और सेकंड है ना, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पियाजे के व्यक्तिगत विकास के चरणों का औपचारिक संचालन चरण किस उम्र में विकसित होता है? पियाजे के अनुसार कितने चरण बताए? 4 है ना, और सारे चरण के बारे में आपको बता चुका हूं। तो यहां पर पूछा गया है कि पियाजे के व्यक्तिगत विचारों के चरणों का औपचारिक संचालन चरण, जो कि लास्ट वाला चरण होता, फोर्थ वाला चरण होगा ये, है ना, वो कौन सा होता है? तो 12 साल से अधिक, है ना, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, और ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नेगेटिव प्रश्न बताना है, कौन सा गलत है ये आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से चयन करना है। तो इसमें बच्चा यानी कि चाइल्ड या कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा का नाम बदलकर किशोर कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि पहला वाला ही विकल्प आपका क्या हो गया? सही हो गया ना। 3 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला ही आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल है जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड रिक्त स्थान है। कितना है भैया? 3 साल तक है। 3 साल या फिर उससे अधिक के लिए है, 4 साल तक, या फिर 4 साल या उससे अधिक के लिए। कितने साल का है? तो ये जो अधिकतम दंड है ये 3 साल तक का। कितना है? 3 साल तक का है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? संज्ञानात्मक सीखने की समस्या, सामाजिक समस्या, भावनात्मक समस्या। सही कूट में आंसर देना है, किसकी समस्या होगी? किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को? तो आपका यहां पर सही आंसर होगा संज्ञानात्मक सीखने की समस्या, सामाजिक समस्या और भावनात्मक समस्या। तीनों का ही समस्या वो का सामना करना पड़ता, तीनों की, है ना। तो तीनों कहां लिखा? बी वाले विकल्प में केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, स्थिर पारिवारिक स्थितियों और परिवार का संघर्ष और तनाव, परिवार में संघर्ष और तनाव बच्चों के रिक्त स्थान होने के कुछ कारण है। क्या कारण है भैया? धीमा सीखने वाला बच्चा है ये, कि कम उपस्थित हासिल करने वाला बच्चा है? परिवार में संघर्ष और तनाव वाले बच्चों के लिए कुछ कारण आपको बताना है कि किस कारण होता है ऐसा बच्चा। कूट में आपको आंसर देना है। 134 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा दोनों ही, धीमा सीखने वाला और कम उपलब्धि हासिल करने वाला बच्चा, है ना। जो सी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। व्यवहार वांशिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहां पर व्यवहार व अनुवांशिकी के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प पढ़ूंगा, आपका समय खराब होगा। डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूं। यदि आपको आंसर का चयन करना है तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, है ना। इसका सही आंसर होगा बी वाला। व्यवहार वांशिकी पूरी तरह से पर्यावरणीय ताकतों द्वारा आकार लेती है। बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, छोटे बच्चे बिना किसी समस्या के एक बड़े पहिए की सवारी से लेकर
तिपहिया साइकिल की सवारी तक जा सकते हैं या निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? समावेशन, समंजन का, प्राथमिक चरण का या फिर माध्यमिक चरण का? तो इस प्रकार का जो उदाहरण है ये समावेशन का उदाहरण है। किसका है? समावेशन का उदाहरण है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? शिक्षार्थी का निष्क्रिय जुड़ाव से, महत्वपूर्ण सोच से, शिक्षा के केंद्र में शिक्षक दोनों चाहिए या फिर चार दीवारी के अंदर सीखना? क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देती है। किसको? महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देती है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ठोस बुद्धि काफी हद तक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिकता पर, प्रशिक्षण पर, शिक्षा पर या फिर अनुभव पर? किस पर करता है? तो ये करता है आपका अनुभव पर। जो ठोस बुद्धि होती है काफी हद तक अनुभव पर निर्भर करता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, यदि मानसिक आयु कलानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान से अधिक प्राप्त होती है। कितनी होती है? 50, 75, 90 या फिर 100? किससे अधिक प्राप्त होती है? तो सही आंसर होगा आपका 140 का 100। 100 से अधिक प्राप्त होती है बुद्धि लब्धि। याद रखिएगा, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। रिक्त स्थान विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण का संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। किस विधि में? मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि में, प्रेक्षण विधि में, व्यक्ति अध्ययन विधि में या फिर साक्षात्कार विधि में? किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्ति अध्ययन विधि में। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को सशक्त करता है और हृदय गति, रक्तचाप, रक्त में शर्करा की मात्रा इत्यादि में कमी ना होने देने के लिए नियंत्रित करता है? अनुकंपी, परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी दोनों या फिर ना तो अनुकंपी और ना ही परानुकंपी? क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुकंपी। पहला वाला विकल्प जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शोध से पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? सांस्कृतिक रूप में खराब मॉडल, सामाजिक रूप से गरीब मॉडल, नैतिक रूप से गरीब मॉडल या फिर शिक्षार्थी खराब मॉडल? किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा आपका इसे सांस्कृतिक रूप से खराब मॉडल में जाना जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के अनुसार पारितोषिक अधिगमन को प्रोत्साहित करता है और सजा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी कार्य की सिद्धि खुशी देती है और शिक्षार्थी इसे बार बार करना पसंद करता है। ये कौन से नियम के अनुसार होगा? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, विविध प्रतिचारों का नियम या फिर अभिवृत्ति का नियम? राइट आंसर होगा ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक को विज्ञान में हमेशा कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी के साथ निपटने में मदद करेगा? एक विज्ञान में हमेशा कम अंक प्राप्त करता है बच्चा, तो उसके साथ निपटने में कौन सा जो विकल्प है वो मदद करेगा? उसके साथ माता पिता से शिकायत करना ये उचित नहीं है। समस्या क्षेत्र को समझना, बिल्कुल समस्या क्षेत्र को समझकर उसे समझाना या फिर उसको मदद करना, ये सही रहेगा। आपका बी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, परिवर्ती शब्द रीडर एक शिक्षण और सीखने की रणनीति है जो किस प्रकार के शिक्षार्थी पर लागू होती? किस प्रकार के शिक्षक पर लागू होगी भैया? ये देखकर सीखने वाला, सुनकर सीखने वाला, गतिक शिक्षार्थी या फिर कर्ण शिक्षार्थी? तो ये देखकर सीखने वाले पर लागू होगी, है ना। पहला वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में दंड जैसे सुदृढ़ीकरण नैतिक संहिता को परिभाषित करते? पूर्व परंपरागत स्तर में, परंपरागत स्तर में, उत्तराध परंपरागत स्तर में या फिर भूतपूर्व परंपरागत स्तर में? कौन सा सही होगा? तो ये होगा आपका पूर्व परंपरागत स्तर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। रिक्त स्थान के सिद्धांत के तहत आता है। कौन से सिद्धांत के तहत आएगा? क्रम समरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत? सही आंसर कौन सा होगा? कौन से सिद्धांत के तहत आता है? तो सही आंसर होगा ये निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित
शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? जीन, सूत्रगुण, हार्मोन से या फिर डीएनए? सही आंसर होगा आपका हार्मोन्स, है ना। सही आंसर क्या होगा आपका? सी वाला हार्मोन्स, है ना। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि टोटल मैंने 150 प्रश्न बताए थे, और भी इससे आगे हम प्रश्न ला सकते हैं। लगभग 1000 प्रश्न हम यहाँ पर ला सकते हैं आपके, जब तक आपकी एग्जाम ना हो तब तक, है ना। तो आपको ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे 150 से और भी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर मिल सकते हैं, लगभग 1000, है ना। तो अंतिम प्रश्न निम्न में से कौन सा सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण है? अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास, या पर दिए गए सभी विकल्प। तो यहाँ पर सामाजिकरण प्रक्रिया का चरण बताना था, तो ये तीनों ही चरण है, यानी कि दिए गए सभी विकल्प सही होंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आज के जो 150 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।